गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो एडोलेसेंस है। ठीक है, तो ये एक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ही एक टॉपिक है, क्या, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले, तो एडोलेसेंस को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एडोलेसेंस है क्या। एडोलेसेंस शब्द का मतलब क्या होता है। तो एडोलेसेंस शब्द का मतलब है किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था मतलब क्या होता है। किशोर अवस्था एक एक तरह का ऐसा अवस्था है जहाँ पर आपके जो ऑल ओवर द बॉडी है, आपके पूरे शरीर में है, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आएंगी। ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, कॉग्निटिव लेवल में हो गया, तो क्या क्या शरीर में आपके परिवर्तन नजर आएंगे एडोलेसेंस के पीरियड में, उसको हम लोग आज डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे नोट्स चाहते हैं या फिर एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये लिंक है, इसको आप गूगल स्कैनर से स्कैन करके भी हम ज्वाइन हो सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके। तो चलिए, तो एडोलेसेंस का कंसेप्ट समझते हैं। तो एडोलेसेंस से हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो एडोलेसेंस एक तरह का ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपके शरीर में कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन नजर आएंगी। किस एज से किस एज के बीच, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच। और यही एक स्टेज है जहाँ पर 12 से लेके 18 वर्ष की आयु तक, तो 12 से लेके 18 वर्ष की आयु तक ये एक ऐसा एज है जहाँ पर आप एडोलेसेंस के स्टेज में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मतलब किशोर अवस्था के आप चरण में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आपके शरीर में बहुत सारे आपको परिवर्तन नजर आएंगे। और यहाँ बहुत फास्टली, स्लोली नहीं, बहुत ही फास्ट आपके जो फिजिकल ऑर्गन्स हो गए, आपके इमोशनल्स हो गए, सोशल अवेयरनेस हो गए, हर चीज में आपको थोड़ा थोड़ा या फिर बहुत ही फास्टली आपको चेंजेस नजर आएंगे। तो इस चीज को आगे हम लोग बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ आपको चेंजेस नजर आएंगे, जैसे कि आपको फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल, मतलब शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक और बौद्धिक रूप से आपको क्या होंगे, परिवर्तन नजर आएंगे। और कितना से कितना एज, 12 टू 18 ईयर्स में यहीं पर आपको क्या होंगे, आप एडोलेसेंस के स्टेज में, आप प्री एडोलेसेंस के स्टेज में आप आ जाएंगे। और यहीं से आपको कुछ ना कुछ आपके शरीर में परिवर्तन नजर आएंगे। तो क्या क्या परिवर्तन नजर आएंगे, चलिए जानते हैं। जैसे कि पहला हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। तो आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा, आपका जो हाइट हो गया, वेट हो गया, इसमें आपको क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। घटेगा नहीं, अगर घटेगा कब, जब आप कुपोषण के शिकार होंगे। तो ये पॉजिटिव वे में आपको लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। ठीक है, आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा रैपिडली आपके हाइट, वेट, इसमें आपको क्या होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आएंगे। प्यूबर्टी चेंजेस। अब प्यूबर्टी चेंजेस क्या होते हैं। प्यूबर्टी चेंजेस जैसे कि आपके आर्म पिट्स में क्या होने, हेयर ग्रो होने लगेगा, आपका फेस में दाढ़ी मूछें आने लगेगा। तो इस चीज को, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या ऐसे फिजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, इसको भी जानना जरूरी है। अब बिना जाने तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, है कि नहीं। तो कुछ की फीचर्स है जिसको हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको 3 की फीचर्स बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या ये कॉमन होंगे, ये बॉयज में भी कॉमन होंगे और गर्ल्स में भी कॉमन होंगे। ठीक है, तो देखिए फिजिकल चेंजेस जो है वो आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो इवन अगर आप हाइट एंड वेट के बारे में बात करें या फिर बॉडी कलर या स्किन कलर, ये तो सभी में चेंजेस होते हैं, इवन गर्ल्स, बॉयज और ट्रांसजेंडर में भी होते हैं, ट्रांसजेंडर में भी। ओके, यहाँ पर भी आपको बॉडी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, बट वो अलग हो गया। अब यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस अगर बॉयज में कहा जाए तो FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोनल चेंजेस है वो आपको ये सारे हार्मोन सिर्फ बॉयज में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप गर्ल्स में ढूंढने जाएंगे तो आपको
प्रोजेस्टेरोन मिलेगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या क्या होता है, नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। और बॉडी, हेयर एंड स्किन, ये तो सब चीजें कॉमन ही है। अगर आप स्पेसिफिक, ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक जानना चाहें तो स्पेसिफिक अगर होगा तो गर्ल्स के लिए क्या क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, गर्ल्स के लिए अगर आप बोले तो आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो आपका पहला जो निशानी है। अगर आपको पता करना है कि गर्ल्स जो है वो एडोलेसेंस के पीरियड में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तो आपको पहले ही आपको कहाँ से नजर आएंगे, आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट से नजर आएंगे। उनका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। फिर आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। उनका मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड जो साइकिल है उनका अराउंड एज ऑफ 30, जब गर्ल्स जो होते हैं वो जब 13 साल की हो जाती हैं तब से उनका पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं स्टार्ट हो जाता है। और बॉडी शेप एंड साइज, जैसे कि आपका हिप्स हो गया, हिप्स ब्रॉडन होने लग जाते हैं और बॉडी में फैट जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। ये सारी चीजें क्या है कि आप एडोलेसेंस में आप एंटर कर चुके, उस स्टेज में या फिर उस एज में आप पहुंच चुके हैं। अगर मेल की बात करें, मेल में क्या होंगे, वॉइस चेंजेस आपको नजर आएंगे। उनका जो वॉइस है वो क्या होगा, डिपेंड होने लग जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है, जैसे कि हो गया आपका टेस्टिकल्स हो गया, पेनिस हो गया, और ये सारे ऑर्गन्स में क्या होंगे, ये सारे ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाएंगे और स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये किस में देखने को मिलते हैं, आपको मेल में देखने को मिलते हैं। और बॉडी शेप में उनका जो शोल्डर है वो थोड़ा चौड़ा होने लगेगा, ब्रॉडर होने लग जाएगा। और मसल्स एंड मास जो है, आपके मांसपेशियां जो हैं बॉयज के, वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होने लग जाएंगे। तो ये सारे चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया, किनका, एडोलेसेंस का, किसमें, फिजिकल डेवलपमेंट का। तो ये इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट को हम लोग, मतलब भावनात्मक विकास को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो भावना है, आपके जो फीलिंग्स है, उसमें क्या होंगे, उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको नजर आएंगे। जैसे कि आपको किसी बात पे कभी आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप क्या थे, पहले आप खुश थे, फिर आप दुखी हो गए, ठीक है, या फिर आप गुस्सा हो गए। तो कंटिन्यूअसली आपके जो मूड्स हैं वो स्विंग होते रहेंगे, वो क्या होंगे, वो चेंजेस होते रहेंगे। आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपको दिल से बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, बाद में आप घर में जाकर सोच रखा है यार हम बेमतलब का झगड़ा कर लिए, तो आपके अंदर सेंसिटिविटी जो है वो आपके अंदर डेवलप होने लग जाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे निशानी है किस चीज का, कि आपके अंदर आप एडोलेसेंस स्टेज में आप पहुंच चुके हैं और आपके इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होना चालू हो गया। ये सारे क्या, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एडोलेसेंस के। पहला हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिर हो गया आपका इमोशनल। फिजिकल में क्या क्या बात की है, फिजिकल में हमने बात की है कि आपका हाइट, वेट, आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जैसे कि आपका हो गया टेस्टिकल्स हो गए, आपका पेनिस हो गया, या फिर आपका ब्रेस्ट हो गया, हिप्स होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजों में आपको फिजिकली तौर पे आपको क्या होंगे, आपको चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। और अगर आप इमोशनल डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करने आए तो इसमें हम लोग क्या क्या बात किए, इसमें हम लोग मूड स्विंग के बारे में बात किए, सेंसिटिविटी के बारे में बात किए, और इमोशनल इनस्टेबिलिटी के बारे में बात की। मतलब आपका जो मूड है वो कंटिन्यूसली आपका शिफ्ट होते रहेगा, आपका चेंज होता है। कभी आप हंस रहे हैं, कभी आप उदास है, किसी मैटर में आपका झगड़ा हो गया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, यार उसको मना लेते हैं, बेकार का झगड़ा लगे हैं, बेकार का ये करने के। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपको इमोशनल डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो भावना है उसमें आपको क्या होंगे, उतार चढ़ाव नजर आएंगे। आप किसी एक चीज में आप स्टिक नहीं रह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, इसमें क्या होंगे, आपका जो तार्किक और अमूर्त सोच है उसमें क्या होंगे, आपको विकास नजर आएंगे। जैसे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आएंगे, किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके इंप्रूव होने लग जाएंगे। फिर आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो आपके क्या होंगे, तार्किक जो सोच है वो आपकी बहुत ही ज्यादा डेवलप होने लग जाएगी। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास,
इस एज में आपके क्या होंगे पता है, आपका जो पीयर ग्रुप से आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको इच्छा होता है कि आप बाहर में जाके फ्रेंड के साथ घूमे फिरे, खाए पिए, मौज किए, हम हमारे मदर फादर कुछ ना बोले हमको। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ये देखने को मिल जाते। और देखिए पीयर ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है, कोई सिगरेट पीता है, आपके फ्रेंड भी आपको इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप भी थोड़ा पी के देखिए, आप भी थोड़ा सिगरेट फूक के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। या फिर आप गलत संगत में चले गए, और अगर वहीं पर अगर आप अच्छे संगत में रहेंगे जहाँ पर आपके पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, आप उसको देखा देखी में आप भी पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, आप भी कंपटीशन फील करेंगे, आप भी उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो इस एज में आके, एडोलेसेंस के एज में आके आपका जो पीयर ग्रुप है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको स्वतंत्र होने का मन करता है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे एडोलेसेंस की निशानी है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, अब आइडेंटिटी मतलब पहचान का निर्माण। आप इस एज में आके आपको ऐसा लगता है कि मेरा पहचान क्या है, मेरा आइडेंटिटी क्या है, मेरा गोल क्या है। आप इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैं रेलवे का तैयारी करूं, कि मैं एसएससी का, कि मैं बैंक का, या फिर मैं साइंस लेके पढूं, कि कॉमर्स लेके पढूं, या फिर आर्ट्स लेके पढूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आप अपने आइडेंटिटी, आपके स्वयं की पहचान के लिए आप क्या करते हैं, आप खोज में निकलते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आपको किस लाइन में जाना है, ये नहीं जाना, किस लाइन में जाना है, किस में नहीं जाना है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट होने लग जाता है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन है। इस एज में आप अपनी पहचान को ढूंढते हैं, आपका लाइफ का गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगे, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस एंड देयर नीड्स, एडोलेसेंस को समझना हम लोग बहुत ज़रूरी है, और उनकी नीड्स क्या, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उसको भी समझना जरूरी है। तो चलिए ये जो टॉपिक है इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, किशोरों को समझना। टीचर एंड पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट एडोलेसेंस आर इन स्टेज ऑफ कंफ्यूजिंग एंड ट्रांजिशन। तो शिक्षक और अभिभावक मतलब पेरेंट्स और टीचर्स को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो किशोर अवस्था में वो एंटर कर चुके हैं, और ये जो स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज है। ठीक है, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा भ्रम में चले जाते हैं। उनके जो शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है कि उनको पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, या फिर उनका दाढ़ी मूछे क्यों निकल रही है। ठीक है, तो वो इन सभी चीज़ों में, या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, उनको अपने पहचान को ढूंढने में उन्हें मुश्किल होती है, उनका लाइफ का गोल क्या है, पर्पस क्या है। तो ये सारी चीज़ों को टीचर और पेरेंट्स का दायित्व है कि वो उनको समझे एडोलेसेंस को, और उन्हें गाइड करे अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो हेडिंग था उसका कहने का मतलब यही था कि अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस एंड देयर नीड्स। ठीक है, क्या क्या नीड्स होते हैं एडोलेसेंस के, तो फिजिकल नीड्स। तो क्या क्या फिजिकल नीड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब फिजिकल नीड्स में जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर मिलने चाहिए, किसको, एडोलेसेंस को। इमोशनल, लव एंड अफेक्शंस। अब बहुत सारे फैमिलीज में क्या होते हैं, बच्चों को लव केयर एंड अफेक्शंस नहीं मिल पाते हैं। तो उससे क्या होते हैं, बच्चे अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं, और उनको सिक्योरिटी एंड सपोर्ट, उनको हर फील्ड में उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बच्चे को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या हो सके, इमोशनली रूप से वो खड़े रह सके, उनको इमोशनल सपोर्ट मिल सके, पेरेंट्स या फिर टीचर्स से उनको इमोशनल सपोर्ट मिले, ताकि वो आगे और अच्छा कर सके, लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सके, उन्हें इमोशनल इनस्टेबिलिटी महसूस ना हो। ठीक है, और प्रॉपर न्यूट्रिशंस और प्रॉपर हेल्थ केयर अगर उनको न मिले, उनको फिजिकल जो नीड है, शारीरिक आवश्यकताएं जो है, उनको अगर पूरा ना किया जाए, तो बच्चे क्या अच्छे से डेवलप होंगे। एडोलेसेंस जो स्टेज है, उस स्टेज को क्या वो अच्छी तरह से, उस पड़ाव को क्या वो अच्छी तरह से पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सोशल नीड्स, एक्सेप्टेंस बाय पीयर। तो क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक फ्रेंड सर्किल है, उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो घुल मिल नहीं पाते, वो बहुत सारे मतलब एक दो व्यक्ति जो हैं वो उस सर्कल में फिट नहीं बैठ पाते हैं। तो उसका भी एक फियर रहता है क्या, कि मतलब
उनके जो पीयर ग्रुप से उनको एक्सेप्टेंस वहाँ उनको मिलना चाहिए। ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। तो बच्चे के जो सेल्फ स्टीम मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान। और रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, मतलब देखिए समझते हैं। तो सेल्फ स्टीम बच्चे की जो आत्मसम्मान है उसमें कोई आहत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए उनको किसी चीज़ में आपको उसको नीचा दिखा दिए, ये दिखा दिए, तो उनका जो साइकोलॉजिकल जो नीड्स है वो पूरा नहीं हो पाते, उनको आहत हो जाती है, फिर वो गलत डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। और उनको क्या करना चाहिए, उनको कोशिश करना चाहिए कि उनका जो आत्मसम्मान है उसमें उसको ठेस ना पहुंचे। इवन टीचर भी उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, टीचर्स हो गया, पेरेंट्स हो गया। ठीक है, उनको प्रॉपर गाइड करें। फिर क्या हो गया, रिकॉग्निशन। मान लीजिए आप किसी कंपटीशंस में आप एग्जाम दिए और वहाँ आप जीत गए, तो आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब आपको अवार्ड मिला, आपको प्राइज मिला, या फिर आप क्लास में टॉप किए, तो इससे क्या हुआ, इससे आपको एक रिकॉग्निशन मिला। रिकॉग्निशन मतलब आपको एक पहचान मिला कि नहीं, आपका जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, इससे क्या हुआ, साइकोलॉजिकल जो नीड्स है, आपको मनोवैज्ञानिक जो आपकी आवश्यकताएं थी वो आपकी क्या हो रही है, इससे आपकी पूरी हो रही है, आपको वैलिडेशन मिल रहा है। सही चीज कहें तो आपको वैलिडेशन मिल रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, आपका जो साइकोलॉजिकल नीड्स है मतलब मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो है वो उससे आपकी क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है। एजुकेशनल नीड्स। अब एजुकेशनल नीड्स में हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, आपके करियर में आपको जो आप करियर चूज किए हैं उसके बारे में आपको कोई बताए नहीं, तो इससे भी आपको क्या हो सकते हैं, आपका जो एजुकेशनल नीड्स है वो पूरा नहीं होगा, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, आपका जो एजुकेशनल नीड्स है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो एडोलेसेंस को एजुकेशनल नीड्स मतलब शैक्षिक आवश्यकताएं जो है वो पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, चाहे इकोनॉमिक रूप से हो चाहे साइकोलॉजिकल रूप से हो, उनको स्टडी में उनको गाइडेंस देना चाहिए, जब कौन क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, कौन से करियर गोल्स हैं, उनको क्या क्या करियर ऑप्शंस है जिन्हें वो चूज़ कर सकते हैं, ये टीचर्स एंड पेरेंट्स की ड्यूटी है, उनको बताना चाहिए। ठीक है। एडोलेसेंट्स चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड टीचिंग रोल्स। तो एडोलेसेंट्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते, क्या क्या ऐसे चुनौतियां, क्या क्या ऐसे समस्याएं क्या जो फेस करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, चुनौतियां और समस्याएं, जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब पहचान का संकट। बच्चे को क्या होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। उनको ऐसा, जैसे आप वो बच्चे 18 साल की एज क्रॉस करते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि यार अभी मेरा लाइफ का गोल क्या है, क्या 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 करें हम, मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का मेरा गोल क्या है, हमें क्या करना है, नहीं करना है आगे, ये सारी चीज़ें बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या, पीयर प्रेशर्स, साथियों का दबाव। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें ऐसा आप कह सकते हैं कि कुछ बच्चे एक फ्रेंड सर्किल है, तीन जन का फ्रेंड सर्किल, उसमें एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे का भी प्रेशर हो जाता है कि नहीं हमको भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये भी एक पीयर प्रेशर के रूप में ले सकते हैं, या फिर एक नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं कि चार दोस्त सुट्टा मार रहा है, एक जन नहीं मार रहा, तो उसका भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यार ये कैसा लड़का, ये तो कुछ करता ही नहीं है, हम लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, फिर उसको क्या उस ग्रुप से उसको निकाल देता है। तो ये सारे होते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स। बच्चे हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम्स में एडोलेसेंस के स्टेज में, जैसे कि एक तरह से ले सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है, फिर उसमें क्या होता है ब्रेकअप हो जाता है, इससे क्या होता है इमोशनल इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाता है बच्चे के अंदर। ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। एकेडमिक स्ट्रेस में अगर कोई बच्चे मान लीजिए आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, तो इससे भी आपका क्या होता है, आपका पढ़ाई में प्रेशर होता है, आपका एक एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लग जाता है। ये चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। रिस्की बिहेवियर, इसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, सॉफ्ट एंड काम नेचर के नहीं होते, तो रिस्की जो व्यवहार है वो उसमें क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली आपको चेंजेस देखने का मिलेगा। फैमिली में लगातार क्या होते हैं, वाद विवाद होने लगते हैं, झगड़ा होने लगता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से भी क्या होते हैं, बच्चे का जो एडोलेसेंस का जो डेवलपमेंट होना रहता है उस पीरियड में अच्छे से डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। अगर पेरेंट्स रेगुलर बेसिस पे फाइट करते हैं तो बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होने लग जाता है। ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें टीचर का क्या रोल है, अगर टिचर की भूमिका क्या क्या है किसमें, एडोलेसेंस में, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टीचर एक गाइड या फिर एक मेंटर के रूप में आ सकते हैं, जिससे क्या होंगे स्टूडेंट को हेल्प करेंगे किसमें, डिसीजन मेकिंग में, कि उनको क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उनको एक मार्गदर्शन देंगे कि आपको
एसएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको टीचिंग का प्रिपरेशन करना चाहिए, बैंक का प्रिपरेशन करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग ये आपको शूट करता है। ये आपका टीचर एक मेंटर के तौर पे आपको एक गाइड कर सकता है। क्रिएट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, टीचर क्या करेंगे, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, मतलब मित्रवत वातावरण। इससे क्या होगे, इससे ये होंगे कि टीचर के साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो बात करने का जो स्किल है, इससे आपको बढ़ेगा। क्लासरूम में आप बिना रुके बेझिझक आप कुछ भी टीचर से पूछ सकते हैं, अगर एक फ्रेंडली माहौल तैयार किया जाए तो। आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्व बिहेवियर चेंजेस, टीचर्स क्या कर सकते हैं, बच्चे के जो बिहेवियरल है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ऑब्जर्व करके उनको निदान करने की कोशिश करेंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, उनको क्या करना चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको संवेदना देना चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। प्रमोट वैल्यूज, मूल्यों का विकास, बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, मूल्यों का विकास करना चाहिए। ये किसका दायित्व है, टीचर का दायित्व है, जिससे बच्चे के अंदर क्या होंगी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नैतिक मूल्यों का क्या होंगे, बच्चे के अंदर विकास होंगे। जिससे ये क्या थे, ये टीचर्स के रोल थे। अब काउंसलिंग, अब देखिए काउंसलिंग मतलब देखें, अब इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी को मेंटली रूप में बीमारी है, ठीक है, तो आप लोग क्या, हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, यार इसका ना मानसिक संतुलन खराब है, इसको क्या करें, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके इसको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है इसका। तो उसी तरह से बच्चे की काउंसलिंग भी की जाती है हर जगह, अगर उसमें उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम नजर आए। अब काउंसलिंग बहुत तरह से होता है, एक करियर गाइडेंस के लिए भी काउंसलिंग हो सकता है, या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए हो सकता है। तो वो अलग अलग मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो किस चीज़ के ऊपर बात कर रही है, ठीक है। तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो काउंसलिंग का एक सीधा सा मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से समझना और उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना ही क्या होता है, काउंसलिंग का मतलब होता है। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एजुकेशनल काउंसलिंग, नेक्स्ट होता है करियर काउंसलिंग, फिर होता है पर्सनल काउंसलिंग, और क्या होते हैं, रोल ऑफ टीचर इन काउंसलिंग, ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन टोटल अभी 3 प्रकार के पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, जैसे कि एजुकेशनल काउंसलिंग, तो एजुकेशनल काउंसलिंग है क्या, शिक्षक परामर्श। इसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन और स्टडी हैबिट्स, जैसे कि देखिए आप जैसे ही आप 10th पास कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन होने के लिए जाते हैं, इंटरमीडिएट में, ठीक है, 11th में। तो वहाँ पर आपके जो टीचर्स हैं आपके कुछ टेस्ट लेते हैं, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद टीचर्स आपको क्या कहते हैं, आपको ये टेस्ट देना है, और जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मार्क रहता है टीचर आपको सजेस्ट करते हैं। इवन अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, या किसी में भी अगर आप जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं उसमें अगर आपका ज़्यादा मार्क्स आए तो टीचर आपको क्या सजेस्ट करते हैं, टीचर सजेस्ट करते हैं कि बाबू आपको ये सब्जेक्ट लेना है, आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और इसमें ही आप बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका काउंसलिंग हो गया, ये क्या हो गया, एजुकेशनल काउंसलिंग। और स्टडी हैबिट्स, आपको क्या क्या ऐसे स्टडी हैबिट्स मेंटेन करना चाहिए जिससे आप क्या कर सकें, आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से अच्छा गोल अचीव कर सकें। जैसे कि आपको सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है, या फिर सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे उठ के आपको पढ़ना है, रात 12 बजे तक पढ़ना है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करना है, एग्जाम का तैयारी करना है, ये सारे क्या है, ये सारे स्टडी काउंसलिंग है, ठीक है। करियर काउंसलिंग, अब व्यावसायिक परामर्श क्या क्या है। अब करियर काउंसलिंग में अगर आप देखा जाए तो करियर चॉइसेस, आपको क्या क्या, आप जैसे एडोलेसेंस स्टेज में पहुंचते हैं तो आपके जो करियर्स के ऑप्शन है आफ्टर ग्रेजुएशन, आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या बनना है, आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है, या फिर आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी एक तरह के करियर काउंसलिंग है, ये एक, जिसमें आपको जो व्यक्ति होते हैं, आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, कोई भी है, आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, या फिर एक कोई स्पेशलिस्ट होते हैं उस फील्ड के, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या क्या आपको स्किल्स डेवलप करने चाहिए, क्या करियर चॉइसेस आपको लेना चाहिए, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग, मान लीजिए आपका बिहेवियरल में इश्यू है, मान लीजिए आप कंटिन्यूसली आपका जो बिहेवियर है, आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या फिर आपका जो मान लीजिए आप मेंटल रूप पे आप सही नहीं हैं, उस चीज़ के लिए आपको पर्सनल काउंसलिंग लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास आप विजिट करते हैं। आपका जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, आपका जो भावनात्मक जो प्रॉब्लम है,
आपका मेंटल रूप में आपका हो गया, इमोशनल हो गया, या फिर आप बिहेवियरल इशू हो गए, तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका, उसके लिए किसके पास जाना पड़ता है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो टोटल हम लोग 3 प्रकार के पढ़े। क्या 3 प्रकार के पढ़े हम लोग? टोटल टाइप्स ऑफ काउंसलिंग जो है वो 3 प्रकार के पढ़े। पहला जो है वो क्या है? एजुकेशनल काउंसलिंग। सेकंड पढ़े हम लोग करियर काउंसलिंग, और थर्ड जो है वो पर्सनल काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में टीचर का क्या रोल होता है, ये हम लोगों को जानना है। तो रोल ऑफ टीचर इन काउंसलिंग, तो टीचर का क्या क्या रोल होते हैं? परामर्श में शिक्षक की भूमिका। लिसन पेशेंटली, टीचर को अपने स्टूडेंट को बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने बच्चों को, उन बच्चों के पास बैठ के, अपने स्टूडेंट के पास बैठ के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। ठीक है, मेंटेन कॉन्फिडेंशियली, उनकी जो बातें हैं, बच्चे ने जो भी बातें आपको बताई हैं कि मुझे क्लास में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कतें होती हैं, ये सारी समस्याएं हैं, वो आप किसी थर्ड पर्सन को जाके आप बताएंगे नहीं, आप गोपनीय रखेंगे। उनको प्रॉपर गाइडेंस देना है, उनको सही मार्गदर्शन देना है, ये नहीं कि आप उसको कुछ नेगेटिव चीजें बता रही हैं। ठीक है, एज ए टीचर आपको हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए और आपको हमेशा पॉजिटिव बातें ही बताना चाहिए। रेफर टू एक्सपर्ट इफ नीडेड, अगर बच्चे को बिहेवियरल इश्यू है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए? उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप एक्सपर्ट के पास जाएं। ठीक है, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उसमें क्या होंगी? सुधार आएंगी, उनको और अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे और काउंसलिंग कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एटलीस्ट हम लोग एटलीस्ट लास्ट तक पहुंच गए। तो कंक्लूजन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एडोलेसेंस जो एक स्टेज है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है हमारे जीवन का। Proper understanding, guidance and counseling by teacher and parents can help adolescents develop in responsible and balanced। तो देखिए, अगर अच्छी तरह से एक स्टूडेंट को, ठीक है, अच्छी तरह से अगर आप गाइडेंस और काउंसलिंग किया जाए टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा, तो क्या होंगे? जो एडोलेसेंस हैं, जो बच्चे हैं, उनके क्या होंगे? वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो पाएंगे और बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकेंगे। हर एक व्यक्ति मतलब जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं अगर उन्हें अच्छी तरह से गाइड किया जाए। अगर उन्हें अच्छी तरह से गाइड नहीं किया जाए तो कुछ लोग देख रहे हैं जेल में सड़ रहे हैं, किसी को मार दिए, कुछ भी कर दिए। ठीक है, वो गलत संगति में पड़ रहे हैं। अगर एडोलेसेंस जो है ये स्टेज बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है और इस समय गाइडेंस की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। और इस एज में आपकी एक थोड़ा सा भी पेरेंट्स का नेग्लिजेंसी या फिर टीचर का नेग्लिजेंसी, टीचर को तो कह ही नहीं सकते, टीचर का उतना दायित्व नहीं होता है जितना पेरेंट्स का दायित्व होता है। पेरेंट्स का एक नेग्लिजेंसी, बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो एडोलेसेंस स्टेज जो है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एडोलेसेंस है क्या, उनका कैरेक्टरिस्टिक है क्या, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके शरीर में बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो आई थिंक आपको टोटल क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रामाणिक SSC। आई होप आप सभी को आज का जो क्लास है वो अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आ सकें। ठीक है, और जिनको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना वो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय।